अभी हम डिस्कस करेंगे फ़िलासफ़ी का पास्ट पेपर 2017। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द स्केप्टिसिज्म इन ऑफ ह्यूम इन डेप्थ, हाउ हैज़ इट अफेक्टेड हिज आइडियाज़ रिगार्डिंग कॉज एंड सेल्फ। ह्यूम ह्यूम का स्केप्टिसिज्म उन्होंने क्या है कि आप डिटेल से डिफ़ाइन करें और बताएं कि वो कैसे कॉज एंड सेल्फ वगैरह के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डेविड ह्यूम्स का स्केप्टिसिज्म। डेविड ह्यूम जो है ये एक स्कॉटिश फिलासफर था, उस वर्क लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एम्पिरिकल फिलासफी और स्केप्टिसिज्म की बुनियाद इसी के काम के ऊपर है। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा जो ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज इंक्वायरीज इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द नेचर ऑफ नॉलेज, कॉजेशन एंड सेल्फ के बारे में इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसके लिए ये मशहूर है। ठीक है, इसकी हम जो स्केप्टिसिज्म इसका है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं। पहला है हमारे पास एम्पिरिसिज्म एंड नॉलेज एक्विजिशन। वो कहता है कि उसका जो नॉलेज एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट है ना वो एम्पिरिकल बेस्ड है, यानी कि वो ये कहता है कि जितना भी नॉलेज है ना ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस के ज़रिए आता है। ही आर्ग्यू दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ लिमिटेड टू व्हाट वी कैन ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस, यानी कि वो कहता है कि ह्यूमन नॉलेज जो है वो लिमिटेड है टू व्हाट दे ऑब्ज़र्व एंड व्हाट दे एक्सपीरियंस। वो ह्यूमन जो है वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, इसके ऊपर बेस करता है कि उनका जो है वो नॉलेज क्या होगा और दुनिया को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसमें इसकी आइडिया वर्सेस इंप्रेशंस है। ह्यूमन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंप्रेशंस एंड आइडियाज़। वो कहता है कि इंप्रेशन जो है ना वो डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं और आइडियाज़ उन सेंसरी एक्सपीरियंस की मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि एक चीज़ हम सेंस करते हैं और फिर उसकी हम एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाती हैं। वो जो सेंस करते हैं वो हमारे पास जो है वो इम्प्रेशंस हैं और जो हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, पेश करते हैं, उसको हम कहते हैं ये आइडियाज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसका जो एस्पेक्ट है वो है स्केप्टिसिज्म अबाउट कॉजेशन, चैलेंज टू कॉजल इंटरफेरेंस। ह्यूम फेमसली क्रिटिक्ड द नोशन ऑफ कॉजेशन को वो क्रिटिक करता है, आर्ग्यूइंग दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व कॉजल कनेक्शन। वो कहते हैं हम डायरेक्टली कॉजल कनेक्शंस को स्टडी नहीं कर जो है ना वो नहीं बना सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इंस्टेड वी ओनली ऑब्जर्व अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड infer that one event causes another based on habit and custom rather than rational justification। वो कहता है कि हम कॉजेज की रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, बल्कि अगर हम एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ होता हुआ देखें तो हम कहते हैं कि ये इवेंट जो है ना इसने इसको कॉज किया है, यानी कि एक की वजह से दूसरा हो गया है। ये हमारे पास कोई इसकी रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट कंजक्शन। ह्यूम पोसिटेड दैट आवर बिलीफ इन कॉजेशन अराइजेज फ्रॉम द कांस्टेंट कंजक्शन ऑफ इवेंट्स। वो कहता है कि हमारा बिलीफ जो कॉजेशन जो है ना, जो कॉजेशन में हमारे बिलीव्स हैं वो कांस्टेंट कंजक्शन ऑफ इवेंट्स के थ्रू होते हैं। व्हेन वी रिपीटेडली ऑब्जर्व टू इवेंट्स अकरिंग टुगेदर, जब हम देखते हैं कि दो इवेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं तो वही उनको हम एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका एस्पेक्ट है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, इंडक्टिव रीजनिंग। ह्यूम हाईलाइटेड द लिमिटेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग को, ये उसकी लिमिटेशंस को, यानी कि उसको ये बड़ी बुरी तरह क्रिटिसाइज करता है। विच जनरलाइज फ्रॉम स्पेक्सिंग ही क्वेश्चन द जस्टिफिकेशन फॉर एक्सपेक्टिंग दैट द फ्यूचर विल रिसेंबल द पास्ट बेस्ड सोलली ऑन पास्ट एक्सपेंसेस। वो कहता है कि अगर आप स्पेसिफिक चीज़ों से एक ब्रॉडर कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो ये एक क्वेश्चनिंग है कि एक जस्टिफिकेशन की क्वेश्चनिंग है, क्या वाकई जो आपका पास्ट सोलली पास्ट एक्सपीरियंस भी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो फ्यूचर है वो इस तरह से होगा। ठीक है, वो ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए वो जो है इंडक्टिव रीजनिंग को फिलॉसफी के अंदर उसको वो करता है, क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ह्यूम्स आइडियाज़ ऑन कॉज एंड सेल्फ है। वो इसमें कॉजेशन की हम बात करें तो इसमें कुछ स्केप्टिकल व्यू है। ह्यूम्स स्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग कॉजेशन लेड हिम टू propose that our understanding of causal relations is not based on rational certainty
बट रैदर ऑन द हैबिट एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस। वो कहता है कि हमारी जो कॉजेज़ को समझने की, कॉजल रिलेशनशिप को समझने की जो एबिलिटी है वो सिर्फ हमारी रैशनल सर्टेनिटी पे नहीं होती, बल्कि वो हैबिट और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग पे होती है। जैसे उसने पहले कहा था ना कि हम कॉजेज़ को स्टडी करने के लिए हम कोई रैशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं देते, बल्कि हम उनको एसोसिएशन कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे भी यही कहता है कि हमारी हैबिट्स और साइकोलॉजिकल कंडीशन की ऊपर बेस करती है हमारी कॉजेज़, जो हम कॉज देते हैं कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, ही आर्ग्यूड दैट वी कैन नॉट नो कॉजेशन एज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बट नॉट ओनली एज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट दैट बेस्ड ऑन पैटर्न वी ऑब्जर्व। यानी कि वो कहता है कि हम कोई भी जब रियलिटी बयान करते हैं तो वो हम उसके इनहेरेंट प्रॉपर्टी के ऊपर बयान नहीं करते, बल्कि हम उस पैटर्न या उस पैटर्न के ऊपर बयान करते हैं जो हमने ऑब्जर्व करने के बाद एक मेंटल कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, मेंटल कंस्ट्रक्ट, एक मेंटल कॉन्सेप्ट जो कंस्ट्रक्ट किया था उस पैटर्न के ऊपर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेल्फ का कॉन्सेप्ट है। क्रिटिक ऑन पर्सनल आइडेंटिटी, ह्यूमन एक्सटेंडेड हिज स्केप्टिसिज्म टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ, आर्ग्यूइंग दैट वी हैव नो डायरेक्ट इंप्रेशन ऑफ अ परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमारी सेल्फ जो है वो परमानेंट होती है या अनचेंजिंग होती है। इसके मुकाबले वो कहता है ही कंडक्टेड दैट द व्हाट वी कॉल द सेल्फ इज मेयरली अ बंडल ऑफ परसेप्शन दैट एक्सपीरियंसेस। यानी वो कहते हैं कि जो लफ्ज़ है ना सेल्फ, जैसे माई सेल्फ जो है ये कोई फिक्स्ड या परमानेंट या अनचेंजिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये असल में हमारी बंडल ऑफ परसेप्शन दैट बंडल ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लक्स करते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारी सेल्फ है। ठीक है, इसमें इसके हम बंडल थ्योरी को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस बंडल थ्योरी, इसकी बंडल थ्योरी के मुताबिक द सेल्फ इज़ द कलेक्शन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड इमोशंस। वो ये कहते हैं कि जो सेल्फ है ना ये एक्चुअली सेंसरी एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड इमोशंस का एक कलेक्शन है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि ये फिक्स चीज़ हो, ये फ्लक्सिबल होती है। ठीक है, दिस चैलेंज इज़ द ट्रेडिशनल मेटाफिजिकल नोशन ऑफ अ स्टेबल कॉन्टिन्यूस आइडेंटिटी। जो हमारे पास पहले थी ना एक स्टेबल कॉन्टिन्यूस आइडेंटिटी। ठीक है, ह्यूमंस की एक स्टेबल कॉन्टिन्यूस एक सेल्फ है या आइडेंटिटी होती है, उसको इस बिलीफ ने शेक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल आइडेंटिटी एज ए फिक्शन। ह्यूम प्रपोज दैट द आइडिया ऑफ अ कंसिस्टेंट सेल्फ इज कन्वीनियंट फिक्शन कंस्ट्रक्टेड बाय आवर माइंड टू मेक सेंस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। वो कहता है कि ये जो सेल्फ का आइडिया है ना ये असल में एक कन्वीनियंट फिक्शन है। ये फिक्शन है जो हमारे माइंड ने अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बना लिया। यानी हम कहते हैं ना कि वी माई सेल्फ, तो उसका मतलब है कि हमारे माइंड ने अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक फ़िक्शन बना लिया, उसको हम कहते हैं कि ये सेल्फ है। ठीक है, ह्यूम की स्केप्टिसिज्म की इम्पैक्ट की बात करें तो इसकी ना बड़ी डीप इम्प्लीकेशंस हैं ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, कॉजेशन एंड सेल्फ। ठीक है, इसमें जो है ना ये एक कहते हैं कि इसने साइकोलॉजी के अंदर एक न्यू फिलोसफिकल इंक्वायरीज की एवेन्यू की बुनियाद रखी थी। उसके जो आइडियाज़ हैं वो मोर नॉन्स्ड व्यू ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डिड अल गज़ाली रिफ्यूट द फिलोसफर्स आर्गूमेंट अबाउट द इंटरनिटी ऑफ द यूनिवर्स। इंटरनिटी ऑफ यूनिवर्स के जो फिलोसफी का आइडिया है उसको कैसे उन्होंने रिफ्यूट किया। इंट्रोडक्शन टू गज़ाली को हम जानते हैं, ये मुस्लिम एक बड़े प्रोमिनेंट थियोलॉजियन हैं, फिलोसफर हैं। ठीक है, मिस्टिक वर्ड्स इनकी कुछ किताबों हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस्लामिक फिलोसफी के अंदर। ठीक है, तो इसके इनकी ना हम कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। पहले फिलोसफर्स आर्गुमेंट फॉर द इंटरनिटी एंड यूनिवर्स। गज़ाली को समझने के लिए ना जो हमने क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझने के फिलोसफर्स का जो इंटरनिटी ऑफ यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये जैसा कि अरिस्टोटल है वो ये कहते हैं कि यूनिवर्स जो है ना ये इटर्नल है, इसकी कोई बिगनिंग नहीं है। ठीक है, ये बस है, ये ऐसे है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स की हम बात करें तो इसमें कॉजिलिटी आती है। दे क्लेम दैट एवरी इफेक्ट मस्ट हैव अ कॉज एंड सिंस द यूनिवर्स हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड इट डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल कॉज। वो कहते हैं कि हर चीज़ का एक कॉज होता है। ठीक है, चूँकि यूनिवर्स जो है ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी, तो इसका कोई भी एक्सटर्नल कॉज नहीं है, यानी कि इसको बाहर से चलाने वाली कोई फोर्स नहीं है।
ठीक है, ये खुद ही है। एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम, फिलोसफर्स आर्ग्यू दैट द टाइम इटसेल्फ इज इटर्नल है, टाइम इटर्नल होता है एंड दैट द यूनिवर्स एग्जिस्ट विद इन एन इन्फिनिट टाइम लाइन के ऊपर जो है ना मेकिंग इट इलॉजिकल टू स्पीक ऑफ बिगिनिंग। वो कहते हैं कि ये इटर्नल टाइम इटसेल्फ इटर्नल है और जो यूनिवर्स है वो इन्फिनिट टाइम लाइन के ऊपर है। तो अगर आप ये कहें कि इसकी कोई बिगनिंग है, ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये एक इलॉजिकल बात होगी। ठीक है, फिर वो ये कहते उनके पास एक कॉन्सेप्ट है म्यूटेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्स। दे मेंटेन द चेंज इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट कॉजिंग द चेंज। हैंस देयर इफ द यूनिवर्स वर क्रिएटेड इट वुड इम्प्लाई द समथिंग आउटसाइड ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस इट्स एग्जिस्टेंट। ये कहते हैं कि अगर किसी चीज़ में चेंज आता है तो उसमें कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स ज़रूर होते हैं। अगर यूनिवर्स जो है वो उसको बनाया गया था खुद, तो जैसे रिलीजियस कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला ने बनाया था, तो इट वुड इम्प्लाई समथिंग आउटसाइड, तो उसमें से कुछ ना आउटसाइड चेंजर्स भी होने चाहिए थे। ठीक है, अब देखते हैं गजाली ने इनके ऊपर कैसे रिपुटेशन की है। द कॉन्सेप्ट्स, पहला तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन के ऊपर, खल्क, कॉन्सेप्ट ऑफ खल्क, वो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन, वो असर्ट करता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन, यानी खुदा और उसकी बनाई हुई यूनिवर्स के दरमियान फ़र्क है। ठीक है, यानी एक खुदा है जिसने क्रिएट किया है और एक क्रिएशन है जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, एम्फिसाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों को आप मर्ज नहीं कर सकते, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स को आप मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जिस्टेंस एक्स निहिलियो, गजाली आर्ग्यूड दैट द यूनिवर्स मस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। वो कहता है कि जो है हमारे पास यूनिवर्स, उसको अल्लाह ताला ने नथिंगनेस से बनाया है और ये इटर्निटी के जो है ना आइडिया को ये रिजेक्ट करता है। इसके अगर अब उसके बाद इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है क्रिटिक ऑन इन्फिनिट टाइम। इन्फिनिट टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्चुअल इन्फिनिट। गजाली का ये कहना है कि जो फिलासफर्स का क्लेम है ना कि टाइम इन्फिनिट है, एक्चुअली जो है इन्फिनिट सीरीज़ है ना ऑफ इवेंट्स, वो टाइम हो या कोई भी चीज़ हो, वो जो है ना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, साइंटिफिकली भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि इसी वजह से यूनिवर्सल जो है ना वो इटर्नल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि वो एक कभी पता नहीं कब से थी, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिनिट एग्जिस्टेंस, वो एम्फसाइज करता है कि यूनिवर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो फिनिट है। ठीक है, इसको जो है ना क्रिएट किया गया था ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, और ये एक ना फॉर द स्पेसिफिक टाइम लाइन के लिए ये यूनिवर्स जो है ना वो इस एक टाइम लाइन के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसका जो है ना कॉन्सेप्ट वो है डिपेंडेंस ऑफ द यूनिवर्स ऑन गॉड। कॉन्टीजेंटेड बिगिंस, गजाली आर्ग्यू दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉन्टीजेंट मीनिंग इट एग्जिस्टेंस रिलाइज ऑन समथिंग एल्स। यानी कि वो कहता है कि यूनिवर्स जो है ना वो खुदा पे डिपेंड करती है, और उसकी वो एक्सप्लेनेशन इस तरह से देता है कि हर चीज़ जो है ना वो किसी उसका एग्जिस्ट करना किसी और चीज़ के एग्जिस्ट करने के ऊपर डिपेंड करता है। सिंस द यूनिवर्स कैन नॉट अकाउंट फॉर इट्स, जब यूनिवर्स खुद ही अपनी एग्जिस्टेंस को जो है ना अकाउंट नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिएटर ज़रूर मौजूद है, उस क्रिएटर को वो नाम देता है अल्लाह ताला का। ठीक है, सस्टेनिंग पावर ऑफ गॉड, ही एम्फसाइज्ड दैट द गॉड्स विल एंड पावर ऑफ आर कंटिन्यूसली नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी जो पावर्स हैं वो ज़रूरी है। ठीक है, फिर वो यूज़ ऑफ एनालॉजीज़ एंड एग्जांपल्स हैं। फिर इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए ना वो कुछ एनालॉजीज़ एंड कुछ एग्जांपल्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिनिट इवेंट्स एंड इनफिनिट। Ghazali used analogies to explain the contradiction of an infinite series, likening it to inability to traverse an infinite distance. This served to illustrate absurdity of assuming an eternal world without a beginning। वो ये कहता है अपनी कुछ एनालॉजीज़ के लिए एक्सप्लेन करता है कि इन्फिनिट सीरीज़ ऑफ टाइम जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आप इटर्नल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को विद एक ऐसे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जो विदाउट बिगनिंग है, पता नहीं कब कैसे शुरू हुई थी, क्यों हुई थी, तो उसके यानी कि उसका कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप नहीं, जब इन्फिनिट इवेंट्स होते हैं, इन्फिनिटी होती ही नहीं, तो आप उसको नहीं डिस्क्राइब कर सकते। ठीक है, फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ चेंज,
ही रेफर टू द ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन द यूनिवर्स आर एज एविडेंस ऑफ बिगनिंग। वो कहता है कि अब ये देखें जैसे जैसे यूनिवर्स के अंदर जो है ना वो चेंजिंग आ रही है, ऑब्जर्वेबल चेंजेस आ रही हैं, तो उसका मतलब है कि वो कभी ना कभी तो शुरू हुई थी ना, शुरू हुई थी इसलिए तो चेंज हो रही है। ठीक है, फिलोसफिकल एंड थाट्स एंड थियोलॉजिकल सिंथेसिस है, हार्मनी बिटवीन फेथ एंड रीज़न। वो ये कहता है अगर आपने किसी चीज़ को रीज़न भी करना है, किसी चीज़ के लॉजिक्स ढूंढने हैं, तो उसको जो है ना फेथ के साथ आपको हार्मनी में लेके आना पड़ेगा, इस्लामिक टीचिंग्स के बगैर। ठीक है, आपने ऐसे आर्गूमेंट्स को आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते जो आपके गॉड के ऊपर फेथ को शेक करते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास गजाली की थेरी है जो वो फिलासफर्स के आर्गूमेंट्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलेबोरेट वाई इकबाल हैज़ रिकाउंसल डिवाइन पावर एंड नॉलेज विद ह्यूमन फ्रीडम। ह्यूमन फ्रीडम के अलामा इकबाल ने जो है वो डिवाइन पावर और नॉलेज को ह्यूमन फ्रीडम के साथ क्यों रिकंसाइल्ड किया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अलामा इकबाल है। पहले हमारे पास अलामा इकबाल जो है ना वो प्रोमिनेंट फिलोसफर, पोइट एंड पॉलिटिशियन थे फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, उनकी जो बड़ी अहम उर्दू लिटरेचर के अंदर, इस्लामिक थाट्स के अंदर बड़ी अहम कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हम उनकी डिफाइन पावर और ह्यूमन फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफाइन ओमनीपोटेंस, नेचर ऑफ गॉड को डिस्क्राइब करते हैं। इकबाल की फिलॉसफी में गॉड जो है इज व्यूड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर एंड नॉलेज। वो कहते हैं कि जो पावर और नॉलेज का अल्टीमेट सोर्स है वो गॉड ही है। ठीक है, गॉड जो पावर्स हैं वो आर्बिट्री नहीं है। ठीक है, वो पर्पसफुल है और वो रियलाइजेशन ऑफ गुड्स और अनफोल्डिंग की तरफ डायरेक्टेड होती है। यानी वो कहता है कि बेसिक जो सोर्स है वो नॉलेज का, वो गॉड ही है, और बाद में जो है ना वो चीज़ों को इंसानों के सामने एक्सप्लेन करके वो रियलाइजेशन ऑफ गुड्स को, या आप इस तरह से कह लो कि वो नॉलेज को जो है ना वो पॉसिबल करता है। ठीक है, नेक्स्ट उनका है डायनामिक क्रिएशन है। इकबाल गॉड्स पावर इज़ नॉट स्टेटिक बट डायनामिक। वो कहता है कि अल्लाह ताला की पावर जो है ना वो फिक्स नहीं है, स्टेटिक नहीं है, डायनामिक है। कॉन्टीन्यूसली क्रिएटिंग है, स्टनिंग कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो यूनिवर्स को चेंज करवा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है ह्यूमन फ्रीडम एज अ डिफाइन गिफ्ट, फ्री विल। इकबाल पोजेस दैट द ह्यूमन बींग्स आर इंडोर्ड विद फ्री विल। वो कहते हैं कि इंसानों को दी गई है विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। वो कहते हैं कि जो इंसानों को फ्री विल दी गई है वो असल में डिवाइन क्रिएटिविटी का एक रिफ्लेक्शन है। ही असर्ट्स दैट इंडिविजुअल पोजेस द एबिलिटी ऑफ टू चूज देयर पाथ्स। वो कहता है कि इसीलिए जो लोगों के पास कॉन्सेप्ट होता है, फ्री विल होती है ना, कि वो अपना कौन सा रास्ता चुनते हैं, किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, ये एक्चुअली वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिफ्लेक्शन है जो डिवाइन क्रिएटिविटी से ह्यूमंस के अंदर आ रही है। ठीक है, फिर इनर डिविनिटी की बात करते हैं। इकबाल बिलीव्स दैट ह्यूमंस हैव डिवाइन सेंस विद इन देम। वो कहता है कि ह्यूमंस जो है वो किसी ना किसी हद तक डिवाइन रियलाइजेशन उनके अंदर जो है ना वो होती है। ठीक है, डिवाइन क्रिएटिविटी हर पाई जाती है, और ये आपको जो है ना वो इंसानों को इस काबिल बनाती है कि वो रैशनल जो है ना डिसीजंस ले सके। ठीक है, नेक्स्ट उनका कॉन्सेप्ट हम देते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ डिवाइन पावर एंड ह्यूमन फ्रीडम। अच्छा, अब आपने देखा ह्यूमन फ्रीडम को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया, डिवाइन पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी डिफाइन किया। अब देखते हैं इनको रिकॉन्साइल कैसे करते हैं। पहले तो देखते हैं थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। इकबाल्स रिकॉन्सिलेशन बिगिंस विद द नॉन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स पावर को समझने से इनकी रिकॉन्सिलेशन शुरू होती है। ही आर्ग्यूज दैट द डिफाइन omnipotence does not negate human freedom, it provides context with which human choices are made। वो कहते हैं कि जो डिवाइन omnipotent है ये ह्यूमंस की फ्रीडम को जो है ना वो आप निगेट नहीं करती, बल्कि ये एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है जिसमें ह्यूमन जो है ना वो चॉइसेस कर सके। ठीक है, गॉड्स नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स डज नॉट कंपेल और कंस्ट्रेंट ह्यूमन डिसीजन। यानी गॉड का जो नॉलेज है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस नहीं करता, बल्कि वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को इनकरेज करता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन एजेंसी। इकबाल मेंटेन्स दैट देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूटी बिटवीन डिवाइन एक्शन एंड ह्यूमन एजेंसी। वो कहता है कि ये दोनों हमने पढ़ा ना, वो कहते हैं कि पढ़ा था ना कि ह्यूमन फ्रीडम जो है वो डिवाइन की जो डिवाइन पावर्स हैं उसकी एक रिफ्लेक्शन है।
तो वो ये कहता है कि इन दोनों के दरमियान एक कॉन्टीन्यूटी होती है, यानी कॉन्टीन्यूटी एक डिवाइन एक्शन होती है, फिर ह्यूमन एजेंसी होती है। गॉड हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड नॉलेज, उसके पास है। ह्यूमन जो है ना, ये वही नॉलेज जो है ना एक्सपीरियंसिस के ज़रिए जो है गेन करते हैं, ठीक है। फिर उसका उनका कॉन्सेप्ट है द रोल ऑफ लव एंड स्पिरिचुअलिटी, लव एज अ अनडिफाइनिंग फोर्स। अल्लामा इकबाल emphasize दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ लव एज सेंट्रल ऑफ टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं इंसानियत और खुदा के दरमियान जो है ना एक रिलेशनशिप जो है ना वो कॉन्सेप्ट ऑफ लव के ऊपर बेस करता है, ठीक है। लव मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू एक्ट फ्रीली वाइल अलाइनिंग विद देयर डिवाइन विल। कहता है कि जो मोहब्बत है इंसान और खुदा के दरमियान, वो इंसान को मोटिवेट करती है कि वो अपनी फ्री चॉइसेस कर सके अकॉर्डिंग टू डिवाइन विल्स, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ है फॉर इकबाल द एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन फ्रीडम इज़ इंटीग्रल टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो कहते हैं कि ये जो ह्यूमंस को एक फ्री विल दी गई है ना डिसीजन लेने के लिए, ये एक्चुअली उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दी गई है। जब वो मेक चॉइसेस बनाते हैं, ठीक है, अपने इर्द के चैलेंजेस को देखते हैं, तो उसके नतीजे में उनका करैक्टर एंड कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, ठीक है। इनकी फ़िलोसफिकल इम्प्लीकेशंस की हम बात करते हैं। डायनामिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है। इकबाल विजन ऑफ डायनामिक यूनिवर्स, इकबाल के नज़दीक जो यूनिवर्स है वो डायनामिक है, ठीक है। इसमें जो है ना डिवाइन पावर और ह्यूमन फ्रीडम दोनों आते हैं, ठीक है, दोनों ही ऑपरेटिव हैं। एग्जिस्टेंशियल परस्पेक्टिव, इकबाल्स फिलासफी आल्सो अलाइन विद जो एग्जिस्टेंशियल थीम्स है उसके ऊपर भी इकबाल की फिलासफी किसी हद तक अलाइन करती है। वेयर द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन द इंडिविजुअल चॉइस ऑथेंटिसिटी एंड द क्वेस्ट ऑफ फॉर द मीनिंग। वो ये कहता है कि यहाँ पे जो है ना इंसानों की ऑथेंटिसिटी, इंडिविजुअल चॉइसेस, क्वेस्ट ऑफ मीनिंग, उसको जो है ना वो डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये इकबाल की थ्योरी है अबाउट द रिकंसिलेशन ऑफ डिवाइन पावर एंड ह्यूमन फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायलैक्टिक्स, क्रिटिकली इवैल्यूएट हैगल्स डायलैक्टिक मेथड। डायलैक्टिक्स की हम बात करें तो इज़ अ फिलोसफिकल मेथड है जिसमें आर्गूमेंटेशन होती है, डैट एम्फसाइज द प्रोसेस ऑफ थॉट्स, थॉट डेवलपमेंट थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन रेजोल्यूशन के ज़रिए थ्रू आर्गूमेंटेशन जब हम नॉलेज को गेन करते हैं, तो ये फिलोसफी ये डायलैक्टिक्स है, ठीक है। इसके जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट वो है डायलैक्टिक्स इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ अपोजिंग फोर्सेस आइडिया। इसमें ना यानी एक आइडिया होता है ना, उसका एक अपोजिंग आइडिया होता है, ठीक है, थीसिस होता है और एंटीथीसिस होता है, ठीक है। इस डायलैक्टिक मेथड के हवाले से हमारे पास जो बड़े नाम है प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है जीएफ हैगल, जो कि हमें उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चले हम ना हैगल की डायलैक्टिक मेथड्स को डिस्कस करते हैं। थीसिस, एंटीथीसिस एंड थीसिस सिंथेसिस। वो कहता है कि डायलैक्टिक मेथड जो हैगल ने डिस्क्राइब किया था ना, वो कहता है उसमें एक थीसिस यानी कि एक इनिशियल आइडिया होता है, एक एंटीथीसिस होता है जो इसके अपोजिंग आइडिया होता है थीसिस के, और फिर वो कहता है कि सिंथेसिस जो है ना वो निकलते हैं, यानी इन दोनों को इवेलुएट करके हम कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को इवेलुएट करके हम एक न्यू अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये सिंथेसिस है, यानी रिजल्ट निकलता है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्रोसेसेस है, हेगल्स का जो व्यू है वो हेगल व्यूड हिस्ट्री एज रैशनल प्रोसेस को ऊपर वो देखता है, वेयर आइडियाज़ डेवलप थ्रू डायलैक्टिक मूवमेंट्स, यानी अपनी चीज़ को वो एक्सप्लेन करने के लिए वो कहता है कि हिस्ट्री में अगर हम देखें तो वो डायलैक्टिक मूवमेंट्स पे मतलब हमेशा रही है। एक थीसिस होता था, उसके अगेंस्ट एक एंटीथीसिस होता था, और उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए एक रिजल्ट सिंथेसाइज हो जाता था, ठीक है। रियलिटी एज अ प्रोसेस, ये कहता है हेगल कहता है कि रियलिटी जो है ना स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये डायनामिक अनफोल्डिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, जो यानी कि हायर फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसकी अनफोल्डिंग जो है ना वो रियलिटी है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ हेगल डायलैक्टिक मेथड। पहले तो इसमें इसकी सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस की बात करें तो ये एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। हेगल मेथड ऑफर अ कम्प्रीहेंसिव अप्रोच है, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को समझने के लिए एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच है, ठीक है। इट एक्नॉलेज द मल्टी फेस्ड नेचर ऑफ रियलिटी एंड, यानी कि अगर आप थीसिस और एंटीथीसिस के ज़रिए पढ़े तो किसी भी एक रियलिटी की किसी एक आप एस्पेक्ट के ऊपर नहीं रहते, बल्कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो कर सकते हो, उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, चूँकि ये हिस्ट्री को एज अ रैशनल प्रोसेस देखता है, तो ये जो चीज़ है ना हम इससे एविडेंस कर सकते हैं, चूँकि हिस्ट्री को डायलैक्टिक मूवमेंट्स में चली है, तो उसका ये जो है डायलैक्टिक मेथड
हेगल का, ये काफ़ी हद तक हमारे पास जो है ना वो बेनिफिशियल है। ठीक है, डायनामिक नेचर ऑफ ट्रुथ, वो ये कहता है कि ट्रुथ की जो है ना नेचर डायनामिक होती है, इवॉल्विंग चैलेंजेस होते हैं, उसमें चैलेंजेस आते हैं, उनको ये इवॉल्व करता रहता है, ये फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो पहली हमारे पास एम्बिग्विटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट हेगल्स टर्मिनोलॉजी इज ऑफन वेग एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। कॉन्सेप्ट लाइक एब्सोल्यूट स्पिरिट एंड द डायलेक्टिक प्रोसेस कैन बी अब्स्ट्रैक्ट एंड चेंजिंग चैलेंजिंग टू अप्लाई प्रैक्टिकली। यानी इसकी वो कहते हैं कि इसकी थ्योरी की जो है ना ये एब्स्ट्रैक्टली बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनेशन एंड आइडियलिज्म इसका एक और है क्रिटिसिज्म इसके ऊपर। सम फिलोसफर्स क्रिटिक्स दैट द हेगल्स डायलैक्टिक्स आज ओवरली डिटर्मिनेट्स, वो कहते हैं कि ये ओवर आइडियलिज्म है, यानी कि इसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई नहीं है, एक ये ओवर आइडियलिज्म को जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, निगलेक्ट टू कंक्रीट पर्टिकुलर, हेगल के ऊपर एक ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और जो है ना स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो क्रिटिक हमारे पास कंक्रीट एविडेंस है उसको ये जो है ना रिजेक्ट कर देता है, ये सिर्फ आइडियलिज्म पे चलता है। ठीक है, सर्कुलर रीजनिंग है। सम स्कॉलर्स क्रिटिसाइज हेगल्स मेथड फॉर पोटेंशियली इंगेजिंग इन सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर इसको वो करता है कि सिंथेसाइज को जो है ना वो करने के लिए निकालने के लिए ये एक सर्कुलर रीजनिंग चल जाती है, उसके ऊपर जो है ना इसके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना। इसके इम्पैक्ट्स की हम बात करें तो हेगल्स का जो डायलैक्टिक मेथड है ये बड़ा अहम वेरियस फील्ड्स के अंदर, जस्ट लाइक फिलोसफी, पॉलिटिकल थेरी, सोशल साइंसेस के ऊपर इसका बड़ा अहम रोल है। इसी के ग्राउंड वर्क के बेस पे जो है ना कार्ल मार्क्स की थेरी है, द फेमस मार्क्स थेरी जो है। ठीक है, अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एलुसिडेट हेडिगर्स थेरी ऑफ बीइंग विद स्पेशल रेफरेंस टू डिज़ाइन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू, हम हेडिगर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। ये एक जर्मनल फिलोसफर था 20th सेंचुरी के, जो है ना सिग्निफिकेंट फिलोसफर्स उनमें से ये एक है। ठीक है, इसकी जो प्राइमरी वर्क है ना वो कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग के ऊपर, यानी कि एग्जिस्ट करना, उसके ऊपर जो है ना ये घूमता है। इसकी थ्योरी ऑफ बीइंग की अगर हम बात करें तो सेंट्रलिटी ऑफ बीइंग। Heidegger's inquiry into the question of being is fundamental to his philosophy. He believed that the Western philosophy and overlooked the importance of being, focused instead of being without questioning the nature of being. वो इसकी जो थेरी है ना वो एक्चुअली बेस्ड ही कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग पे करती है। वो कहता है कि हमारे पास जो वेस्टर्न फिलोसफी है उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग के ऊपर बड़ी बात की है। ठीक है, लेकिन उन्होंने नेचर ऑफ बीइंग के ऊपर बात नहीं की। इसकी जो किताब है ना सी एंड जीस्ट बीइंग एंड टाइम, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है इसकी थ्योरी के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन बीइंग एंड बीइंग्स। हेडिगर डिफरेंशिएट बिटवीन बीइंग एंड बीइंग्स। वो कहता है बीइंग जो है वो रेफर करता है फंडामेंटल नेचर एंड सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस को, यानी फंडामेंटल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को, जबकि बीइंग्स जो है ये इंडिविजुअल एंटिटीज़ को डिस्क्राइब करता है। यानी कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना कि हर चीज़ जो है ना वो एग्जिस्ट करती है, वो है हमारे पास बीइंग, और एक जो है ना वो इंडिविजुअल एंटिटीज़ है कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो है हमारे पास बीइंग्स। ठीक है, डिज़ाइन है इसका कॉन्सेप्ट, द ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन अगर करें तो ये ना एक जर्मन टर्म है, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं बीइंग देयर। हेडिगर चूजेस टू रेफर स्पेसिफिकली टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए उसने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। डिज़ाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इट्स अवेयरनेस एंड कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट टू ऑन इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड द वर्ल्ड अराउंड इट। यानी कि ये वो कैपेसिटी है ह्यूमंस की जब वो अपनी एग्जिस्टेंस को और अपनी इर्द गिर्द मौजूद दूसरी दुनिया की एग्जिस्टेंस को रिफ्लेक्ट कर सके, उसको उसके बारे में अवेयर हो, उसके बारे में स्टडी कर सके। ठीक है, यानी उसको एक्सप्लोर कर सके ऑनलाइन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डेज़न के हम की फीचर्स की बात करें तो बीइंग इन द वर्ल्ड, डेज़न इज़ फंडामेंटली सिचुएटेड इन द वर्ल्ड। ठीक है, मीनिंग इट्स एग्जिस्टेंट इज इंटरवाइंड विद द एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट। यानी ये ह्यूमंस की ये जो कॉन्सेप्ट है नेट डिज़ाइन का, ये ह्यूमन की इंटरनल एग्जिस्टेंस के ऊपर नहीं है, ये वर्ल्ड के ऊपर है। ठीक है, दुनिया के ऊपर है, इन्वायरमेंट दूसरे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। द कॉन्सेप्ट एम्फसाइज दैट ह्यूमंस आर नॉट आइसोलेटेड एंटिटीज़। वो कहता है कि ह्यूमंस आइसोलेटेड एंटिटीज़ नहीं होती, बल्कि उनकी सराउंडिंग्स की बीइंग्स भी उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थ्रोनेस,
Design is characterized as thrown us into existence. This means that individual find themselves in a world that they did not choose. यानी वो कहता है कि ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस एक ऐसी वर्ल्ड में होती है जो उन्होंने खुद नहीं चूज़ किया होता, ठीक है। विद सर्टेन हिस्टोरिकल सोशल एंड कल्चरल कंडीशन के ऊपर जो यही चीज़ें उनके एक्सपीरियंस को शेप करती हैं। फिर हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन का। डिज़ाइन हैज़ द एबिलिटी टू प्रोजेक्ट सेल्फ इनटू पॉसिबिलिटीज़ एंड मेक चॉइसेस अबाउट हिज फ्यूचर। वो कहता है कि डिज़ाइन की जो एबिलिटी है वो ह्यूमंस को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को प्रोजेक्ट कर सकें और अपने फ्यूचर के बारे में बेहतर डिसीजन ले सकें, ठीक है। बीइंग टूवर्ड्स डेथ, हेडिगर पॉजिट्स दैट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन इज अवेयरनेस ऑफ मोर्टैलिटी। वो कहता है मोर्टैलिटी का जो अवेयरनेस है वो डिज़ाइन का एक बेसिक एस्पेक्ट हो सकता है। दिस अवेयरनेस इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल लिव एंड मेक चॉइसेस, किस तरह बनाते हैं प्रोमिनेंट दैम टू कन्फ्रंट देयर ओन एग्जिस्टेंस एंड द फॉर्टिट्यूड ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी। हेडिगर का जो है उसने डिफ्रेंशिएट किया है बिटवीन ऑथेंटिक एंड इनऑथेंटिक मोड्स। ऑथेंटिसिटीज में उसमें वो ये कहता है कि नॉलेज ऑफ वंस ओन इंडिविजुअलिटी चॉइसेस एंड रियलिटीज़ को एक्नॉलेज करना जो है ना ये ऑथेंटिसिटी होती है। जबकि दूसरी तरफ वो कहते हैं इनऑथेंटिसिटी होती है कन्फर्मिंग ऑन सोशल नॉर्म्स के ऊपर जो है ना वो उसको ही उसके ऊपर किसी किस्म का डीपर क्वेश्चनिंग ना करना, उसी को अडॉप्ट कर लेना, तो वो इनऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है। इसके हम क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स की बात करें, इसकी जो क्रिटिक्स हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिक्स पे कोई बात नहीं करता, ये इसके ऊपर उसने ये ना हेडिगर जो है इसने मेटाफिजिक्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। लैंग्वेज एंड बीइंग्स है, हेडिगर एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन अंडरस्टैंडिंग बीइंग को समझने के। वो कहता है कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। वो कहता है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है बल्कि ये एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग को समझने के लिए, शेप करने के लिए ज़रूरी है। सो ये हमारे पास हेडिगर की थ्योरी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एलैबोरेट कार्ल मार्क्स कंट्रीब्यूशन इन इट्स डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म द मैथोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी द सोसाइटी इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। ये कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट पोजेस द मटेरियल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी। वो कहते हैं कि हिस्टोरी किसी भी चीज़ को समझने के लिए, सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए हमें उसकी मटेरियलिस्टिक कंडीशंस को समझना चाहिए, जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है। चलिए हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो मटेरियल कंडीशंस आर एज द बेसिस ऑफ सोसाइटी। वो कहते हैं कि सोसाइटी के बेस ही मटेरियल कंडीशंस के ऊपर है, इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर है। वही डिस्क्राइब करती है कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होगा और वो किस तरह से फंक्शन करेगी, ठीक है। क्लास स्ट्रगल है, अ सेंट्रल टेंट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। जो मार्क्स है वो कहता है कि ड्राइविंग फोर्स जो क्लास स्ट्रक्चर है सोसाइटी के अंदर, क्लासेस का पाया जाना, ये एक एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स है बिटवीन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है। वो कहते हैं सोसाइटी जो है ना वो दो क्लासेस के अंदर डिवाइड है, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है, ठीक है। एक जो है उसमें से प्रोड्यूसर्स हैं और एक जो है ना वर्किंग क्लास है। वो कहते हैं इन दोनों के दरमियान जो एक है रिलेशनशिप, उससे ही सोसाइटी बनती है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन, हिस्टोरिकल रियल मटेरियलिज्म व्यूज हिस्ट्री एज अ प्रोग्रेसिव अनफोल्डिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम की अनफोल्डिंग है जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। वो भी इसीलिए वो कहता है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जो है ना वो कुछ स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायलैक्टिक मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है ना इसको डायलैक्टिक मटेरियलिज्म के साथ भी जोड़ा जाता है। ये एक फिलोसफिकल अप्रोच है जो कि डायलैक्टिक्स और मटेरियलिज्म को जोड़ती है, ठीक है। कार्ल मार्क्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो उसके हम कुछ फाउंडेशन वर्क्स, उसकी कुछ किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सच एज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डैश कैपिटल। ये जो है ना स्पेशली द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैपिटलिज्म को जो है ना वो क्रिटिक करता है, स्पेशली क्लासलेस सोसाइटी बनाने पे जो है ना वो एम्फेसाइज करता है। एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म, मार्क्स प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म प्रोडक्शन एंड द कमोडिटी फॉर्म वगैरह को। ये इसने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जस्ट लाइक सरप्लस वैल्यूज़, लेबर पावर, कैपिटल एकम्युलेशन, ठीक है। तो ये कैपिटलिज्म का ना सबसे बड़ा क्रिटिक है कार्ल मार्क्स। The concept of alienation. Marx discussed the concept of alienation which refers to the
estrangement of workers from the products of their labor, the labor process their fellow worker and their own humanity in capitalistic सोसाइटी। वो कहते हैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर वर्कर्स की जो स्ट्रेंजमेंट है, स्ट्रेंज हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, इन टर्म्स ऑफ देयर लेबर ETC। दिस नोशन इंटीग्रेट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ कैपिटलिज्म अफेक्ट्स, यानी कि क्या ये कॉन्सेप्ट हमें इस काबिल बनाते हैं हम समझ सकें कि किस तरह जो हमारे पास कैपिटलिज्म उसने ह्यूमन को, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस को इफ़ेक्ट किया है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है ये प्रोडक्शन के ऊपर जो कि वो कहता है कि ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन कंटेन्स कॉन्ट्राडिक्शन दैट इवेंचुअली लीड टू अ डैमेज एंड द इमरजेंस ऑफ अ न्यू सिस्टम। वो कहता है कि जब भी हम प्रोडक्शन करने के नए नए जैसे जैसे तरीके ढूंढते गए वैसे वैसे हमारे पास न्यू सिस्टम्स डेवलप होते गए, और इसी तरह से वो कहता है कि हिस्ट्री अनफोल्ड होती गई। ठीक है, द रोल ऑफ रेवोल्यूशन, मार्क्स बिलीव द रेवोल्यूशनरी चेंज वाज नेसेसरी टू ओवरथ्रो ऑपरेसिव सिस्टम। वो कहते हैं ऑपरेसिव सिस्टम्स को ख़त्म करने के लिए, क्लासलेस सोसाइटी बनाने के लिए हमारे पास जो है ना वो रेवोल्यूशन का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट थिंकर्स, मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियल्स हैज़ प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस वेरियस स्कूल ऑफ थॉट। इस मार्क्स के स्कूल ऑफ थॉट से ना आगे बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स निकले, जस्ट लाइक लेनिनिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, क्रिटिकल थ्योरी ETC। ठीक है, क्रिटिक एंड अडाप्टेशन, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ डिटर्मिनिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है ना ये ओवरली डिटर्मिनिस्टिक है, ये रोल ऑफ आइडियोलॉजी, कल्चर, इंडिविजुअल एजेंसी, इन सब चीज़ों को जो है ना वो बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है। इसका सारा फोकस जो है ना वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है री इंटरप्रिटेशन का। सम स्कॉलर्स हैव थॉट री इंटरप्रेट हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म टू इनकॉपरेट अ मोर नॉस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, यानी कि वो कहता है कि जो ये है मार्क्सिज्म जो है ये जो हिस्ट्री हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उसको री इंटरप्रिटेशंस कर देती है, फिर वो कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजी टू स्टडी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज बाय स्पिनजुआ। ब्रंट स्पिनजुआ एक डच फिलासफर था, तो उसने ना नॉलेज की जो है ना वो टाइप्स दी थी। नॉलेज ऑफ फर्स्ट माइंड, पहली उसके है नॉलेज ऑफ द फर्स्ट माइंड, इमेजिनेशंस या फिर ओपिनियंस। ये है नॉलेज की टाइप, ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे बेस करती है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन पे। ठीक है, इसमें आता है व्हाट वी सी हेयर फील एंड लीडिंग टू कंक्लूजन्स। वो कहता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, फिर उसको हम फील करते हैं और वो जो है ना हमें कंक्लूजन्स ड्रा करने की तरफ लेके जाता है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सब्जेक्टिव होता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, और आगे हम चलें तो इसकी जो दूसरी एग्जांपल है, दूसरा टाइप है ना नॉलेज की, वो है नॉलेज ऑफ द सेकंड काइंड, रीज़न। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व्स रैशनल अंडरस्टैंडिंग, जो है ना इसमें इन्वॉल्व होती है, वेयर कंक्लूजन्स आर ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल डिडक्शंस के रिलेशनशिप के ऊपर जो है ना ये बेस करता है। इट रिप्रेजेंट्स अ हायर फॉर्म ऑफ नॉलेज दैट इमेजिनेशन, रिप्रेजेंट्स अ हायर फॉर्म ऑफ नॉलेज। ये यानी कि इमेजिनेशन से ऊपर का जो हायर फॉर्म ऑफ नॉलेज है ना उसको ये डिस्क्राइब करता है। ये ऑब्जेक्टिव, इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये हमेशा लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस करता है। ठीक है, इसके ऊपर ना इसके अंदर जो है ना एडिक्वेट आइडियाज़ होती हैं। ठीक है, जो कि चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। थर्ड टाइप जो नॉलेज की वो बयान करता है वो है नॉलेज ऑफ द थर्ड काइंड, इंट्यूशन, इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड। ठीक है, ये जो कहता है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज होता है। उसके मुताबिक जो है ना नॉलेज ट्रांसलेट्स मोर मेयर रीजनिंग एंड कंपासेस अ डायरेक्ट इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। वो कहता है कि इस नॉलेज वाले जो लोग होते हैं ना वो रीजनिंग करते हैं, वो इमीडिएटली रियलिटी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसकी हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये होलिस्टिक होता है। ठीक है, इंसाइट्स फ्रॉम बोथ एंड रीजन से ऊपर होता है। ठीक है, उसके इंसाइट के ऊपर होता है। स्पिरिचुअल होता है, एक्चुअली ये जो वाला जो नॉलेज है ये रेफर्स टू प्रोफाउंड कनेक्शंस विद यूनिवर्स एंड गॉड। ठीक है, ये स्पिरिचुअल होता है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है कैंट्स कैटेगोरिकल इम्परेटिव। प्रोमिनेंट जर्मन फिलासफर था एक, हमें पता है। इसकी हम डेफिनेशन ऑफ कैटेगोरिकल इम्परेटिव की बात करें तो द कैटेगोरिकल इम्परेटिव इज एन अनकंडीशनल मॉरल लॉ दैट एम्प्लाइज टू ऑल रैशनल बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल डिज़ायर एंड गोल्स। वो कहता है कि मॉरलिटी जो है ना, मॉरल प्रिंसिपल्स वो रैशनल बीइंग्स के ऊपर बेस करते हैं, ना कि किसी के पर्सनल डिज़ायर्स एंड गोल्स के ऊपर।
ठीक है। फिर वो फॉर्मेशन ऑफ कैटेगोरियल इम्पेरेटिव की बात करें तो ये सिमिलर फॉर्मुलेशन इसकी देता है। फर्स्ट फॉर्मुलेशन ये देता है फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिमम बाय विच यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट द इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। वो कहता है कि कोई भी काम आप करते हो बाद यहाँ तक कि वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है, ठीक है। तो इसके हम एक्सप्लेनेशन इससे करते हैं ना कि मॉरल एक्शन जो है ना ये मैक्सिमिज्म के ऊपर बेस करते हैं, यानी कि एक चीज़ को अगर मोरलिटी गुड है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सलाइज्ड हो जाती है। इट डज़ नॉट लीड टू अ कंट्रोल, फिर उसकी कोई और भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते, ठीक है। सेकंड फार्मूलेशन है द फार्मूला ऑफ ह्यूमैनिटी, एक्ट इन सच अ वे दैट यू ट्रीट ह्यूमैनिटी वेदर इन योर ओन पर्सन और इन द पर्सन ऑफ एनी अदर, नेवर मेरली एज अ मीन्स टू एंड बट ऑलवेज एट द सेम टाइम एज एन एंड। वो ये कहता है कि जो ह्यूमैनिटी के ज़रिए फॉर्मुलेशन है ना मोरालिटी की, वो इसमें से होती है कि आप खुद को या दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करते हो। और ये कहता है कि ये कभी भी ये मीन्स जो है ना कभी भी एंड नहीं होता, बल्कि ये सेम टाइम में एंड भी होता हो, उसी वक्त एंड भी हो रहा होता है, उसी वक्त जनरेट भी हो रहा होता है, फॉर्मुलेट भी हो रहा होता है, ठीक है। थर्ड फार्मूलेशन द फार्मूला ऑफ ऑटोनोमी, एक्ट ओनली सो दैट यू विल कैन रिगार्ड इट सेल्फ एट द सेम टाइम एज मेकिंग यूनिवर्सल लॉ थ्रू इट्स मैक्सिमम, यानी कि जो उसी टाइम पे आप यूनिवर्सल लॉ, इसकी हम एक्सप्लेनेशन इस तरह से कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला एम्फसाइजेस द रोल ऑफ रैशनैलिटी, ठीक है। रैशनल बेसिस पे जब आप यूनिवर्सल लॉ की को शेप करती हो तो हम कहते हैं कि इट्स अ फार्मूला ऑफ ऑटोनोमी, ठीक है। इसकी कैटेगरिकल इम्पेरेटिव की इम्प्लीकेशंस की बात करें तो उसमें मॉरल ड्यूटी आती है, मॉरल ऑब्लिगेशंस थ्रू रैशनैलिटी एंड रिकॉग्निशन, ये हमें इस काबिल बनाता है कि उसको हम ड्राइव कर सकें। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आती है, कैट्स एथिकल फ्रेमवर्क स्टैब्लिश एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑफ मोरालिटी, ये हमें देता है वेयर एक्शंस आर जज्ड नॉट देयर बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेस बट देयर एडहेरेंस टू रैशनल मॉरल लॉज के ऊपर जो है ना, ये वो कहता है कि मोरालिटी जो है ना रैशनल मॉरल लॉज के ऊपर होती है, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बेस नहीं करती, ठीक है। मॉरल ऑटोनॉमी है the category imperative emphasizes the importance of moral autonomy, suggesting that individuals have the capacity to make ethical decisions। वो कहते हैं कि जो है ना इंडिविजुअल जो हैं ये मैथिकल डिसीजन बनाने की इनके पास एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि जो है ना वो सिर्फ यूनिवर्स के ज़रिए ये इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट फिलॉसफी 2017 पेपर।